क्यों यूरोपियंस दिन बर दिन गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन वो जितना गरीब होते जा रहे हैं उतना ही वो खुश होते जा रहे हैं. How is this possible? The United Nations just named the happiest place on earth. It is not Disney World. It's Finland. Once again this year, Denmark tops a United Nations poll as the happiest nation on earth. Norway, Denmark, and Iceland are the happiest countries in the world. Finland, no surprise here, has been declared the happiest country in the world. I know ये सुनने में सबसे अतरंगी बात लगने वाली है, but this is true. ये है एक एवरेज अमेरिकन की इनकम और ये है एक एवरेज यूरोपियन की इनकम. अमेरिकन के कंपैरिजन में लिटरली आधा. इन्हीं पैसों से एक आम यूरोपियन पूरे साल अपना घर चलाता है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपियंस का हैप्पीनेस इंडेक्स अमेरिकन से ज्यादा है. और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पैराडॉक्सिकली जो अमेरिकन यूरोपियन से दुगना कमा रहे हैं वो दुखी है. इनफैक्ट यूरोप में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आज अमेरिकन से 33% ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद एक एम्प्लॉयड अर्निंग अमेरिकन का हैप्पीनेस इंडेक्स एक बेरोजगार यूरोपियन से सिर्फ 0.9 पॉइंट ही ज्यादा है. आपको कई ऐसे अमेरिकन के ही इंटरव्यूज मिल जाएंगे जो खुद कह रहे हैं कि इवन दो न्यूयॉर्क में मेरी सैलरी यूरोप से दुगनी थी, बट आई एम मच हैप्पियर इन यूरोप. I'm happier now than when I lived in New York, and I got paid probably twice as much in New York as I do here. My name is Alana Boole. I'm 30 years old, and I'm an American living in Copenhagen, Denmark. I would say I'm happier living in Copenhagen than in Dallas. मतलब यार ये कैसा ही चमत्कार हो रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 2008 का इनफेमस फाइनेंशियल क्राइसिस तो याद ही होगा, जिसने कई देशों की इकोनॉमीज को तबाह करके रख दिया. The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. We're now down 43%. Almost everything there completely wiped out. 5 high-profile bankers have died, all from apparent suicide. So अगर आप एक एवरेज अमेरिकन और एक एवरेज यूरोपियन के पिछले 80 सालों की इनकम को कंपेयर करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि साल 2008 तक यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस तक यूरोपियंस का इनकम धीरे धीरे करके अमेरिकन के बराबर पहुंच ही चुका था. लेकिन इस क्राइसिस के बाद से यूरोप का कंप्लीट डाउनफॉल शुरू हो गया. यूरोपियंस की इनकम ड्रॉप होती चली गई, बट वहीं पर अमेरिकन की इनकम बढ़ती रही. इसके बाद फिर साल 2020 में ब्रेक्सिट हुआ और यूके ने यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ कर लिया. इसी साल पूरे विश्व में कोविड पैंडेमिक भी फैल गया, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई और करोड़ों परिवार बर्बाद हो गए. फिर आया साल 2021 और शुरू हो गया एक महायुद्ध, रशिया यूक्रेन वॉर. इतने सारे घाव सहने के बाद यूरोप की इकोनॉमी दिन बर दिन गिरती गई और आज वो लिटरली अमेरिका की आधी हो चुकी है. बट यहीं पर आती है सबसे दिमाग घुमा देने वाली पहेली. किसी भी देश में लोग कितना खुश है ये आमतौर पर 3 या 4 पैरामीटर से ही मेजर किया जाता है. नंबर 1 हैप्पीनेस इंडेक्स, नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और फाइनली नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, जो बेसिकली एक देश में लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करके निकाला जाता है. सो पहली ये है कि इस इनकम ग्राफ में यूरोप अमेरिका से जितना पीछे दिख रहा है ना, उतना ही यूरोप हैप्पीनेस के हर एक पैरामीटर में यूएस से आगे है. हैप्पीनेस इंडेक्स ले लो, HDI ले लो, या फिर इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लो. लेकिन यार आमतौर पर जैसे जैसे एक इंसान अमीर होते जाता है वैसे वैसे उसका हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ते जाता है ना. मतलब नॉर्मली एक इंसान की खुशी उसके सैलरी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना. नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना. वेल नहीं. देखो इंटरनेशनली EU दुनिया का लार्जेस्ट फूड एंड ड्रिंक एक्सपोर्टर है. यूरोप में आपके सारे प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी कि PAP बनते हैं, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, पास्ता, बियर, वाइन, सब कुछ. ऐसे ही अपैरल यानी कि कपड़ों का भी EU सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. और होगा कैसे नहीं, ज़ारा, H&M, अरमानी जैसे दुनिया के बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स यूरोप के ही तो है. और खाना और कपड़े क्या, ओवरऑल ही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज का भी यूरोप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. व्हीकल्स की अगर बात करें, फर्स्ट लाइन से लेकर मेजर हाउस होल्ड अप्लायंसेस तक, मेजरली सब कुछ वहीं से ही तो आता है. तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि क्योंकि यूरोप खुद ये चीजें बनाता है, उसके यहां पर चीजें सस्ती मिलती है. और इसीलिए ही आप देखोगे तो एक यूरोपियन को यूएस से खाने और कपड़ों पर कम खर्चा करना पड़ता है. यूएस का डेटा बोलता है कि एक अमेरिकन कपड़ों और खाने पर हर साल $11,900 खर्च करता है,
वहीं पर यूरोपियंस सिर्फ $9,200 खर्च करते हैं। एक बार फिर से समअप करूं तो यूरोपियंस को ग्रोसरीज का खर्चा कम है क्योंकि उनके यहां पर चीजें सस्ती मिलती है, तो इससे उनका परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाता है और इसीलिए वो HDI के PPP क्राइटेरिया में यूएस के क्लोज है। यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। EU ने ना अपने देशों के लोगों के लिए ऐसी हेल्थ पॉलिसी बनाई है जो बहुत ही सिंपल है। Universal health coverage is the most powerful concept that public health has to offer. लेकिन आज तक यूरोपियन कंट्रीज के अलावा कोई भी देश इस सिस्टम को इतने एफिशिएंटली इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाया। सो EU के हेल्थ सिस्टम की अगर बात करें तो पूरे यूरोप में यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज चलता है। इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक सिंपल सा मोटिव है, EU के हर एक सिटीजन को बिना पैसे की चिंता किए इक्वल हेल्थ केयर मिलना चाहिए। इसके लिए EU ने एक मैंडेटरी इंश्योरेंस सिस्टम बना के रखा है जिसमें एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट्स पब्लिक टैक्सेस के थ्रू और सिन टैक्सेस यानी कि टोबैको और अल्कोहल पे टैक्सेस लगा के मैंडेटरी इंश्योरेंस को फाइनेंस करती है, जिससे EU के हर एक सिटीजन को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। बेसिकली ये सिस्टम काइंड ऑफ इंडिया के PF जैसा है, थोड़ा एम्प्लॉय देता है और थोड़ा एम्प्लॉयर और इवन थोड़ा गवर्नमेंट देती है। अब बस EU में क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है तो 27 देश इस पे अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं और इसीलिए UHC को हर एक देश में अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। बट US की अगर बात करें तो वहां पर इसका एग्जैक्टली उल्टा है। वहां पर आपको कंपल्सरीली अपने खुद के पैसों से प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो उनके देश के लोगों की लिटरली कमर तोड़ रहा है। द गार्डियन बताता है कि US में हर साल 45,000 अमेरिकन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनका हेल्थ केयर ट्रीटमेंट काफी ज्यादा महंगा है। They billed our insurance company over $3 million for the cost of transplant. Everyone started thinking of healthcare as a business. Hospitals, I think, were the first to realize, whoa, we can charge whatever we want. 2023 के ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैट्स के अकॉर्डिंग यूएस में हर एक हाउस होल्ड हेल्थ केयर पर $6,150 खर्च करता है। एंड जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ये बता दूं कि अमाउंट 5,20,000 रुपीज है। वही यूरोप में UHC यानी कि हेल्थ केयर पॉलिसी की वजह से EU का हर एक हाउस होल्ड अपने सैलरी में से सिर्फ 710 यूरोस यानी कि सिर्फ $750 ही मेडिकल एक्सपेंस के रूप में खर्च करता है। The rising cost of healthcare is causing some Americans to find cheaper options abroad. This is so much cheaper. And here my insurance wouldn't even cover it. Many from the US, where experts say a lack of price regulation is driving medical tourism. Say you break your arm. Regularly in the rest of the world, that's a couple $100. Here in Texas, easily $2,000, $3,000. $5,000 just to have a doctor look at my broken collarbone. Just to look at my broken collarbone. इंडिया का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन एशियन कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट यानी कि 14% है। यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में ऑन एन एवरेज डेंगू, टाइफॉइड जैसी बीमारियों के इलाज के लिए लगभग 24,000 लगा करते थे, बट आज उसी ट्रीटमेंट के लिए 64,000 रुपीज लग जाते हैं। और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटीज में तो ये खर्चा 80,000 रुपयों तक चल जाता है। हार्ट डिजीजेस जो कि इंडिया में कॉमन हो चुके हैं, उसी के एक बाईपास सर्जरी में मिनिमम 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इसीलिए तो एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि इंडियंस हॉस्पिटल बिल्स का मिनिमम 24% तो बोरो करके ही चुकाते हैं।